नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो बात कर रहे हैं हम दिल्ली के प्रगति मैदान की। यहां पर सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली हो रही है, जिसे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोगों को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज निकाली गई ये बाइक रैली इंडिया गेट के कर्तव्य पथ से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जा रही है। और केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने तिरंगा रैली के मौके पर क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला ने, वो सुनते हैं। जनरल रिटायर्ड केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हमारे साथ में। सर, आज हर घर तिरंगा का कार्यक्रम 13 से 15 तारीख के बीच में मनाया जा रहा है। आज बाइक रैली भी है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, तिरंगा तो दिल में रहना चाहिए और अब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो घर घर दिखना भी चाहिए। और ये बाइक रैली इसीलिए है कि इस भाव को दोबारा जागृत किया जाए, ताकि आने वाले समय के लिए, अमृत काल के लिए हम सब लोग एकजुट होकर भारत का विकास करें। लेकिन सर, इस कार्यक्रम में ज्यादातर मिनिस्टर, सांसद बीजेपी के ही हैं, विपक्ष किस में नहीं दिख रहा है सर? अगर विपक्ष अपने देश के लिए उदासीन है तो उस विपक्ष को विपक्ष में नहीं, कहीं और रहने की जरूरत है। और वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से बात की रविशंकर शुक्ला ने, वो भी सुनते हैं। मैम, सारे लोग बाइक से आए हैं, आप ई बाइक से आई हैं, साइकिल से? उसका कारण है मेरे पास दूसरी बाइक है नहीं, और इस उम्र में टांग वांग टूट जाए तो थोड़ा डर ज्यादा है। अच्छा मैम, क्या संदेश है इस बाइक रैली के जरिए? और विपक्षी नहीं दिखाई दे रहे सब, बीजेपी के सांसद, मंत्री, सारे लोग? नहीं, बीजेपी के तो हैं ही, क्योंकि हम तो समर्पित हैं और अपने देश प्रेम को स्लीव्स पर लेकर, दिल पर लेकर, माथे पर लेकर चलते हैं। तिरंगे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। बाकी लोग भी समर्पित होंगे, पर आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तिरंगे की बात हो तो देश को एक होना चाहिए। आज जो बाइक रैली है हर घर तिरंगा यात्रा पर, कुछ देशभक्ति का कुछ 4 लाइनें सर सुना दीजिए। देखिए, अभी तिरंगे के साथ यात्रा है ये। हाँ, तो कहते ना कि मेरे देश की शान तिरंगा, ये घर घर में लहराए, हर बालकनी में सोए, हर छत पे ये फहराए। ये है तिरंगा मेरी शान का, भारत के वीरों के बलिदान का। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये हमारी तिरंगा, उसके लिए हम सब आज तिरंगा बाइक रैली है। तिरंगा बाइक रैली, तिरंगा बाइक। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, विपक्षी गठबंधन उसको लेकर आया गया था और कल वो ध्वनिमत से गिर गया। विपक्ष का ये कहना था कि वो जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन मणिपुर पर संसद में चर्चा हो, प्रधानमंत्री संसद में आए, जवाब दे, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कल बोले। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। पीएम का भाषण 1.5 घंटे तक गुजर जाने के बाद तक उन्होंने मणिपुर का क्योंकि नाम नहीं लिया था, ऐसे में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। और वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ है। मैं मणिपुर की माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि ये सदन आपके साथ है, हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। मणिपुर में फिर शांति का सूरज जरूर उगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई।
अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक ट्वीट किया, कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आखिरकार आपने मणिपुर हिंसा पर सदन में अपनी बात रखी। हमें भरोसा है कि मणिपुर में शांति बहाली की गति तेज होगी
राहत शिविरों से लोग अपने घरों को लौटेंगे, उनके साथ इंसाफ होगा। आपने अपना राजहट और अहंकार पहले त्याग दिया होता तो संसद का कीमती समय बचता, अहम विधेयक अच्छी चर्चा के साथ पास होते। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया आज 10 बजे एक बैठक करने जा रहा है। ये बैठक कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से जिस तरह कल निलंबित किया गया उस पर, साथ ही राज्यसभा के मुद्दे पर भी होगी। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी हंगामे की आशंका लग रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन और राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा की मांग के मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं राज्यसभा में जो गतिरोध बना हुआ था, क्या आज राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा हो पाएगी या फिर क्या होगा वो कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन आज विपक्ष की 10 बजे एक बैठक तैयार होने जा रही है। नीरव मतलब होता है साइलेंट। आप शुद्ध हिंदी देख लो, मैं उतना हिंदी नहीं जानते, फिर भी मुझे मालूम है कि नीरव मतलब क्या होते हैं। मेरी कहने की मतलब किसी का अपमान करना नहीं, क्योंकि आज जब सदन के अंदर मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं, तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। कोई प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है, ठीक है। और मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी यहां पर जारी की गई है, जिसमें कि कई गंभीर बातें हैं। इसमें हिंसा में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की भी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कहा है। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय के आरोपों की जांच हो, जांच में राज्य और केंद्र सरकार की मदद जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कही गई बातें हैं। साथ ही ये कहा है कि अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो, रैंक उनके पद की परवाह किए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महिलाओं के खिलाफ अपराध और जांच की धीमी गति पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कानून प्रवर्तन प्राधिकरण हिंसा को काबू करने में नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, और साथ ही ये भी कहा कि 2 महीने में जमा की जाए एक विस्तृत रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है उसमें ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट के बाद जो कि पेश की जाएगी उसके बाद राज्य से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार होगा। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से खास बातचीत की। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2014 से असम में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। साथ ही उन्होंने मणिपुर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी हिंसा के लिए केंद्र और पीएम पर आरोप नहीं लगा रहा। इस सरकार में खास बात यह हुई है कि पॉलिटिक्स हो या गवर्नेंस या जिसको कहें डेवलपमेंट, उसके नाते जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बड़े बड़े लैंडमार्क हैं ये। तो नॉर्थ ईस्ट में पिछले बरसों में चेंज क्या हुआ है, जैसे आपने ये पीपल इंटरेक्शन इंटरफेस का एक चेंज बताया, पॉलिटिक्स कितनी बदली है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो अभी भी है। एक नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शनल चेंज हुआ फ्रॉम 2014। Development was at very slow pace. From 2014 suddenly एक कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एकदम साइना बॉर्डर तक रोड बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक शुरू हुआ। सडनली ऑल मीटर गॉज हैड कन्वर्टेड टू ब्रॉड गेज। एक गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी मेरा लगता है कि अगर नया हवाई जहाज इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारा लैंडिंग का जगह भी नहीं है। सो इट बिकम सो मच बिजीएस्ट एयरपोर्ट, इंडियाज 5th बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। सारे नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पूरा शुरू हो गया। उड़ान स्कीम आया, वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हुआ, हाईवेज काफ़ी बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा
पैमाने में सुधर गया। सो एक 2014 से एक ह्यूज परसेप्शनल चेंजेस हैपन इन नॉर्थ ईस्ट दैट समबडी इज caring for the region, somebody is working for the region, and you don't have to go and camp Delhi to getting your legitimate dues done, because broad gauge was a legitimate expectation. Her state capital Rajdhani Express se jode, that was our legitimate expectation, but वो काम नहीं होता था। मैं नहीं बोला कि bit by bit काम नहीं बना, अगर कोई मेरा एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक फोकस प्रोजेक्ट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को करना है। कोई बड़ा एक व्यक्ति एमपी बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल रूल हुआ, लेकिन नाउ इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज द रीजन हैज बिकम फोकस। उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप भी बोलते हैं अभी डिस्टर्बेंस है। आप देखिए मणिपुर में अभी भी डिस्टर्बेंस है, बट नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई गृह मंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज हैपनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कुछ भी हो जाता था, द ब्लेम वुड हैव कम टू दिल्ली। नाउ पीपल नो दैट दिस इज आवर कॉन्फ्लिक्ट, नथिंग टू डू विद दिल्ली। सो आप आज मई से ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में, एंड यू विल सी the politician from mainland is criticizing Narendra Modi, but nobody from Manipur is blaming Narendra Modi. पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8:30 बजे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हरियाणा के नूह की, जहां से आपको दिखाएंगे एक ग्राउंड रिपोर्ट। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म किए जाने को लेकर सरकार ने नियुक्ति के नियम बदलने के लिए एक नया बिल राज्यसभा में कल पेश किया। विपक्षी दलों ने बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता। I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto. राज्यसभा में हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के लिए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक चयन समिति करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति करें। नए बिल में प्रस्ताव है कि सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी के पास 5 संभावित नाम भेजेगी। सिलेक्शन कमेटी इनसे अलग किसी नए नाम पर भी विचार कर सकती है। विपक्षी दलों ने बिल को अलोकतांत्रिक करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश है। इससे चुनाव आयोग को मोदी चुनाव आयोग बनाने का षड्यंत्र है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और चुनाव आयोग मोदी सरकार का पिट्ठू भर बनकर रह जाएगा, जहां उनके चहेते लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये बिल, ये कानून सरासर गैर कानूनी है। पहले ठीक था जब प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो लोगों को उम्मीद थी कि निष्पक्ष हो जाएगा। अब वो हैंडपिक्ड लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था इस बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी जजमेंट को मानती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सत्ता बताकर तो बिल दिल्ली वाली लेगा। जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी। पहली नजर में ये दिखाई पड़ता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब सरकार की चलेगी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में उसके पास बहुमत होगा। विपक्ष का आरोप है कि अगर ये बिल पारित हुआ
तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। संसद भवन से अखिलेश शर्मा और अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के आदेश के बाद सांप्रदायिक तनाव झेल रहे नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई बंद है, लेकिन उससे पहले हरियाणा प्रशासन नूंह जिले की 1208 बिल्डिंग्स को जमींदोज कर दिया। ये सारी बिल्डिंग्स मुसलमानों की थी। बुलडोजर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन परिवारों के घर पर भी चला जो कि खुद सरकार ने ही बनाकर उन्हें दिए थे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये लोग गरीब होने का सरकारी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। नूंह के नगीना में हिंसा के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तकरीबन 1 दर्जन परिवारों के घर ढहा दिए गए। प्रशासन ने तेजी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना व प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत 2012-13 में बनाए गए 2 मकान भी तोड़ दिए। अब इन परिवारों के बच्चे खुले आसमान के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ये मेरा मकान सरपंच ने बनवाया था, किशन सरपंच ने, पंचायत के थ्रू, और अब सरकार की तरफ से टूट गए। भाई अब गरीब आदमी है हम, अब कहाँ जाए जब हम पे जगह ही ना है। इन घरों की दीवारों पर साफ लिखा है कि ये घर हरियाणा सरकार की प्रियदर्शनी योजना के तहत बनाए गए हैं। फिर भी प्रशासन से इतनी बड़ी चूक हो गई कि अपना ही बनाया घर अवैध बताकर ढहा दिया। मेरे परिवार में जी 5-6 मकान तोड़े गए हैं, मेरा और मेरे भाई का मिलके, मेरे बच्चों का। मैं मौत हुआ था उस टाइम, मेरे को सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी मेरे को। और जो मेरा जब जिस टाइम मैं घर पे आया उस टाइम मेरे को जो बुलडोजर चलता मिला थी। इस पूरी लापरवाही पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उसकी तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जिनके मकान सरकारी जमीन पर बने थे, सिर्फ उन अवैध मकानों को ढाया गया है। पर बड़ा सवाल ये है कि सरकार से आवंटित मकान कैसे अवैध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की सख्ती के बाद हरियाणा की पंचायतें मुसलमान व्यापारियों के बायकॉट के फरमानों पर यू टर्न लेने लगी। निवेदन करूंगा, प्रशासन फरमान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बता रहा। मामला झज्जर जिले के गांव कबलाना और मुंडाखेड़ा का है। दोनों पंचायतों ने वीडियो जारी कर फरमान वापस लिए जाने की बात कही। ग्राम पंचायत कबलाना सर्वधर्म व सर्व समाज का सम्मान करती है। वह ग्राम के सभी धर्मों व जातियों के आने जाने वालों का स्वागत करती है। पिछले लेटर में जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए फेरी वालों की वेरिफिकेशन व गाँव में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन संबंध में था, जिसका किसी धर्म विशेष व क्षेत्र से कोई संबंध न समझा जाए। दरअसल कल बायकॉट के इन फरमानों का संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश देकर इन नोटिसों को वापस दिलवाने की बात कही थी। अब इसी मामले में देख लीजिए, सरकार ने चाहा तो मुसलमानों के बायकॉट के फरमान पंचायतों ने 24 घंटे के अंदर वापस ले लिए। तो फिर उसी सरकार ने बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवनेस दिखाने के चक्कर में कि हम हरकत में हैं, उन्होंने अपने ही आवंटित घर कैसे गिरा दिए। और वो घर भी गिराए उन गरीब परिवारों के जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है। तभी तो सरकार ने उनको घर दिए थे। जवाबदेही किसकी? सब शांत था। नूंह में सहयोगी कासिम और दिल्ली में सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।